Hello everyone, this is Annu Bhardwaj, Assistant Professor of Chemistry from Dayanand PG College, Hisar. Today we will discuss about chemical kinetics. तो सबसे पहले we should know what do we mean by chemical kinetics and why we are studying chemical kinetics. So let us start with a basic introduction about kinetics background. To understand and predict about a chemical reaction, we have to consider following things. मतलब हमें पता है कि जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है तो उसके बारे में कई फैक्टर्स हमें लेके देखने होते हैं कि भाई ये रिएक्शन फिजिबल है, इसकी स्पीड कितनी है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करके चलनी होती हैं. सपोज़ अगर हमें किसी रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाना है तो पहले हमें देखना होगा कि रिएक्शन फिजिबल भी है या नहीं. दूसरा ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट है. मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन हुई, इसका मतलब हमें उसको करवाने के लिए महीनों वेट करना पड़ा, तो हम कह सकते हैं इतनी इकोनॉमिकली हमारे लिए सही नहीं होगी वो रिएक्शन. तीसरा हम देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है. कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट बन भी जाता है, जल्दी बन जाता है, यानी रिएक्शन का रेट सही है, पर वो बनता सिर्फ 5% प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि हमें इन तीनों फैक्टर का कम्बिनेशन देखना होगा कि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं. जैसे अगर हमें कोई रिएक्शन फिजिबल है पर उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो रिएक्शन हमारे लिए सही नहीं होगी. कई बार ऐसा होता है रिएक्शन फिजिबल भी है, रेट ऑफ रिएक्शन भी सही है, पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, काफ़ी कम. मतलब हमने जितना रिएक्टेंट लिया उसका सिर्फ 2 या 3% प्रोडक्ट बना, तो उस रिएक्शन का क्या बेनिफिट है. बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो डिज़ायरेबल क्वांटिटी में बने, डिज़ायरेबल अमाउंट में बने, बेशक रेट के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि फास्ट होने का भी कोई मतलब नहीं बनता किसी रिएक्शन का अगर हमारा प्रोडक्ट ही डिज़ायर्ड अमाउंट में नहीं बना तो ये तीनों चीज़ें हम कंसिडर करके चलते हैं जब भी हमें एक केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है. ये तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या ये सही है. अगर ये तीनों कंडीशन सही हैं तो ही वो रिएक्शन 100% सही है, नहीं तो नहीं है. और ये तीनों चीज़ें केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांच हमें बताती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से. सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमें पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स से. और थर्ड, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो हमें पता चलता है केमिकल इक्विलिब्रियम से. थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस है, कितनी एनर्जी हमें किसी रिएक्शन को करवाने के लिए देनी पड़ेगी. जैसे हमने पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए अगर एंट्रोपी यानी मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर बढ़ेगा, मतलब रिएक्टेंट में कम एंट्रोपी होगी, कम डिसऑर्डर होगा, और प्रोडक्ट में ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और रिएक्शन फिजिबल है. थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि अगर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव वटेवर, अगर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, तो हम कह सकते हैं हमारी रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है हमारी. सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताएगी केमिकल काइनेटिक्स कि भाई कितनी स्पीड है रिएक्शन की. थर्ड, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताएगा केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम, कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक स्टेज के आने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाए, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा बना और इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन का एक्सटेंट जो है वो बहुत कम है. तो ये तीनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले, कंसिडर करनी पड़ती हैं. अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का
प्रोडक्ट को बनाना है किन्हीं भी रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन करवा के, तो हमें देखने पड़ेंगे ये तीनों फैक्टर्स। यहाँ पर हम सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताएंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो हेयर लेट अस स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स। हमने देख लिया कि केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताती है, स्पीड के बारे में बताती है। सो वी कैन से इन डिटेल दैट केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reactions, factors affecting it, and the mechanism by which these reactions occur। यानी केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ और सिर्फ रेट के बारे में नहीं, रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी बताती है। जैसे कुछ फैक्टर्स को चेंज करके हम किसी रिएक्शन को जो है उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। थर्डली, मैकेनिज्म कैसा है उस रिएक्शन का। ये तीनों चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करी जाती हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कि भाई किस स्पीड से हो रही है रिएक्शन। दूसरा, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है। वो सारे फैक्टर्स हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तीसरी चीज़, मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। ये रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप में हो रही है ये रिएक्शन या फिर कई सारे स्टेप्स में हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में अगर हो रही है रिएक्शन तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और सारे स्टेप्स में से जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसका जो रेट होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट होगा। तो इसलिए हमें तीनों चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़नी होती हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एंड द मैकेनिज्म बाय विच दीज रिएक्शंस आर occurring। Now we have to study about the types of reaction based on their speeds of reaction। मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। हम एनर्जी के रिलीज के बेस पे भी कर सकते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अगर हम बेस लें स्पीड ऑफ रिएक्शन कि भाई स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेस पर हम डिवाइड करें अगर रिएक्शन के टाइप्स को, तो वो 3 टाइप हैं रिएक्शंस के। फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सेकंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कौन सी होगी? नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो बहुत एकदम झटके में हो रिएक्शन, जिन रिएक्शन की बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड हो। The reaction proceeds with a very fast speed, fast rate. Those reactions are called instantaneous reaction. And here the rate is so much fast that it is difficult to measure rate of such reaction by simple ordinary methods। जैसे ग्राफिकल मेथड से हम अगर रेट मेज़र करना चाहें तो, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इतना इंस्टेंटली कन्वर्ट होगा कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे चेंज को डायरेक्ट। और कई सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो इसके अंदर आती हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl मिला के AgCl के प्रेसिपिटेट बनाता है, तो एक फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है और इसके रेट को हम ऑर्डिनरी मेथड से मेज़र नहीं कर पाते। तो कई सारी प्रेसिपिटेशन और आयनिक रिएक्शन है जो इंस्टेंटेनियस रेट के रिएक्शन के अंडर आती है। दूसरा है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जैसे जिन रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड हो, मतलब दो एक्सट्रीम कंडीशन है। फर्स्ट इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड, और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन की बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड।
तो जिन रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना एक स्लो प्रोसेस है। ऐसे तो नहीं होता ना कि हमने एक लोहे की चीज़ लेके आए और अगले दिन ही उसमें जंग लग गया, थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि उसका रेट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सपोज़ अगर वो लोहे की चीज़ लगातार पानी और हवा के कांटेक्ट में आ रही है, मतलब बिना रुके, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर रस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आयरन से आयरन ऑक्साइड बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा, कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म वाटर एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, ये भी एक स्लो रिएक्शन है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर वो रूम टेम्परेचर पे ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, कम्बिनेशन होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? हमें हर जगह पानी पानी दिखेगा, ख़त्म नहीं हो जाएंगी। तो वो रिएक्शन भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन वो जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तीसरा, रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड मतलब जो मिजरेबल रेट के साथ जो रिएक्शन हो रही हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। मतलब वो एक्सट्रीम जो कंडीशन है हमारी, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बीच की जो रिएक्शंस हैं, मतलब उनकी स्पीड जो है इन दोनों रिएक्शंस की स्पीड के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। मिजरेबल स्पीड मतलब नॉर्मल सी स्पीड के साथ जो रिएक्शन हो रही हैं उनको हम देख सकते हैं, उनके चेंजेस हम अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उनका रेट भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, किसी भी मेथड से हम उनका रेट मेज़र कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मॉडरेट स्पीड की रिएक्शंस के हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो क्या है, एक मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन है। दूसरा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी क्या है, मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेस पे 3 टाइप की रिएक्शन आ गई हैं, जिन्हें हमने नाम दिया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सेकंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। तो हमने देख लिया कि 3 टाइप की रिएक्शन है। नाउ बात आती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम रिएक्शन हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी क्योंकि उसकी फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है रिएक्शन के दौरान। तो रेट क्या है, रेट को हम एक तरह से स्पीड कहते हैं, या फिर रिएक्शन वेलोसिटी को भी, रिएक्शन वेलोसिटी है वो भी रेट का ही दूसरा नाम है। जैसे हम अगर स्पीड की बात करें, सपोज सिंपल स्पीड हम निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल स्पीड जो हम निकालते हैं वो हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम। मतलब इनिशियल जो डिस्टेंस है और फाइनल डिस्टेंस है उनके बीच का डिफरेंस अपॉन में क्या कहते हैं, टाइम। तो हम ऐसे उसकी स्पीड निकालते हैं किसी चीज़ की। तो अगर रेट की बात करेंगे तो रेट भी क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है कि भाई जैसे इनिशियली मान लो एक्स अमाउंट थी रिएक्टेंट की, और टाइम टी पे मतलब 0 टाइम पे एक्स अमाउंट थी रिएक्टेंट की, और टाइम टी पे क्या हुआ, रिएक्टेंट की अमाउंट वाई हो गई। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, यानी कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में अपॉन टाइम टी टाइम, टी माइनस 0, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 हम कंसिडर करके चल रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड पर यूनिट टाइम।
सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन से। हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, वी कैन सी इन द फिगर दैट देर आर टू ग्राफ्स, graphical curves, one is red and one is blue in the concentration versus time graph. रेड लाइन रिप्रेजेंट, रेड कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्टेंट की, रिएजेंट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग पे ज़ीरो टाइमिंग पे क्या था, हमारा प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट की अमाउंट कंसंट्रेशन क्या थी, ज़ीरो। धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जा रही है। रेड लाइन देखो, रेड लाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जा रही है। और अगर हम ब्लू लाइन की बात करें, रिएक्टेंट वाली कर्व की बात करें, तो ज़ीरो टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पे मैक्सिमम थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती जा रही है। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है, डिक्रीज़ करती जा रही है, और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, इंक्रीज़ करती जा रही है। और इन ग्राफ से हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं रिएक्शंस का। इज इट क्लियर? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। सिंपली हम क्या कहते हैं, अगर हम आम भाषा में बात करें तो ए रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बी, तो रेट क्या होएगा उसके लिए, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी और डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। पर द क्वेश्चन अराइज, वाई नेगेटिव सिंबल व्हेन वी आर कंसिडरिंग ओनली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज, तो हम नेगेटिव सिंबल का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो डेल्टा ए जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और हमें पता है कि टोटल स्पीड ऑफ रिएक्शन तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। तो उस रेट को ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा डेल्टा ए के आगे, क्योंकि डेल्टा ए जो है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन चेंज है वो ओवरऑल नेगेटिव होगी। तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसको ओवरऑल पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव सिंबल है वो सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो जो अमाउंट होगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो नेगेटिव होगी, और ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ कर रहे हैं। पर ये तो बात थी कि सिंपल रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन जहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। पर बात आती है कि अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग हो, तो जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ स्टोइशियोमेट्री सिंपल है, 1 1 है दोनों साइड, 1 मोल ए से 1 मोल बी बन रहा है। तो हमारा जो रेट है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ए। मतलब ये जो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। तो हमारा रेट इन्हीं के इक्वल है अगर हम सिंपल कंडीशन, सिंपल रिएक्शंस को कंसिडर करके चले तो। आई होप ये क्लियर है कि नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है जब हम रिएक्टेंट की चेंज की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो। पर बात आती है जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, जहाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हों, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हों, उनके कोफिशिएंट भी क्या हों, अलग अलग हों, तो हमारा रेट क्या होगा, तब हमारा रेट डिफरेंट होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, और रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट वो अलग होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट वो अलग होगा। हो सकता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होने से वो इक्वल हो जाएं, पर हम यही मान के चलेंगे कि वो अलग ही होंगे। सपोज करो एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन ए मतलब ये स्मॉल ए प्लस में बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी। तो ए और बी मिला के सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें गिवन है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी से। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए वो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, कि भाई ए इस रेट से डिसअपियर हो रही है। पर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो हमें गिवन रिएक्शन है ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो यहाँ पर रेट क्या होएगा, -1/a इंटू डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। अगर हम बी की टर्म्स में लेके चलें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे अगर हमें रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन निकालना है। तो हमारा रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू -1 अपॉन में ए डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 अपॉन में बी डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/c डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/d डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ नेगेटिव साइन का यूज़ क्यों हुआ है ये चीज़ हमें क्लियर है, क्योंकि ए और बी क्या हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विल बी नेगेटिव, एंड टू मेक द ओवरऑल रेट पॉजिटिव वी हैव टू राइट अ नेगेटिव साइन अहेड। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए हमें रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था रेट निकालने के लिए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ रेट, रेट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के रेट हमारे पास होते हैं। फर्स्ट है इनिशियल रेट, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने रेट निकाला, स्टार्टिंग में जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट के लेके चले तब क्या रेट था, उस वक्त रिएक्शन की स्पीड क्या थी, और ये वाला रेट किस पे डिपेंड होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, एक उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही है लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग वाले इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है रिएक्शन की, उसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट्स। दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, जो हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर रेट निकालते हैं वो। तीसरा है एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, टाइम रेंज है, उसमें एवरेज रेट कितना है किसी रिएक्शन का। सपोज करो हम किसी चीज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सपोज करो इंग्लिश में 50 है, हिंदी में 70 है आउट ऑफ 100, तो ओवरऑल उसने 5 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट में 100 में से अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हम अलग कहेंगे। और अगर हमने उस मार्क्स की एवरेज निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उनका सम अपॉन में कितने मैक्सिमम मार्क्स थे टोटल, उससे डिवाइड कर देंगे। पर एवरेज मार्क्स जैसे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि डिफ़र करते हैं ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स से, एवरेज मार्क्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। तो जैसे एवरेज मार्क्स एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, वैसे ही एवरेज रेट भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, उस पर्टिकुलर टाइम मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे
क्या रेट है, क्या स्पीड है रिएक्शन की, वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमारे पास 3 टाइप के रेट्स हो गए, इनिशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। अब बात आती है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे रेट को। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, वहाँ पर स्लोप निकालते हैं। तो देखो तो देखो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्यों कहा है H2O2 मॉलिक्यूल को, क्योंकि हम ग्राफ से क्लियर कर पा रहे हैं कि ये रिएक्टेंट का ही ग्राफ है। तो अगर हमें इनिशियल रेट निकालना हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली कंडीशन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर उसका स्लोप निकाल लेंगे उस टेंजेंट का। तो हम क्या कह सकते हैं उस टाइम पे कितना रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकाल लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे यहाँ पर 12th आवर में कितना रेट है, कितनी चेंज आया है कंसंट्रेशन में, वो चीज़ हमें इंस्टेंटेनियस रेट देगी। एवरेज रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बिंदु लेंगे T1 T2, जैसे हमें फिगर में क्लियर हो रहा है, ये ब्लू लाइन जो कर्व है वो कर्व दिखा रही है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। और यहाँ अगर हम देखें 2 पॉइंट हैं इस कर्व पे, रेड पॉइंट जो हैं वो 2 टाइम पीरियड दिखा रहे हैं, जैसे T1 20 सेकेंड और T2 100 सेकेंड। उन 2 टाइम पीरियड पे अलग अलग कंसंट्रेशन होगी और उन कंसंट्रेशन का मतलब डिफरेंस लेंगे हम, तो हमारे पास डेल्टा ए आएगा, कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ है, और डेल्टा टी क्या आएगा, कितना टाइम चेंज हुआ, मतलब 100 में से 20 गया 80 सेकेंड जो है वो हमारा टाइम, टोटल टाइम। और डेल्टा ए क्या है, 0.4 में से 0.1 गया, ये क्या है हमारे पास कि कितना चेंज आया हमारी रिएक्शन में, मतलब रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है। तो अगर हमें इसका एवरेज रेट निकालना हो, एक पर्टिकुलर लंबा टाइम इंटरवल है 80 सेकेंड का हमने टाइम इंटरवल लिखा है, तो एवरेज रेट क्या होएगा, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। माइनस साइन क्यों लगाया है, अगेन रेट को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि स्लोप इस रिएक्शन का नेगेटिव होगा, ये कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है उसका। तो हम कह सकते हैं रेट, एवरेज रेट हियर इज माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। अलग से एक ग्राफ है कि भाई अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे लेते हैं, एवरेज रेट एक पर्टिकुलर टाइम रेंज या फिर टाइम पीरियड पे लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को डेल्टा से डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन चेंज को, और एवरेज रेट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट डी से डिनोट करते हैं, जो स्मॉल अमाउंट को दिखा रहा है, स्मॉल अमाउंट को दर्शा रहा है। मतलब डी आर और डेल्टा आर में डिफरेंस ये है कि डेल्टा आर जो है वो काफ़ी बड़ा चेंज है, और डी आर क्या है, छोटा सा चेंज है एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। डेल्टा टी का मतलब एक लंबा टाइम इंटरवल, डी टी का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, बहुत छोटा सा चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम माइनस डी आर अपॉन में डी टी लिख सकते हैं, और एवरेज रेट को माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ये आर स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। सिंपल यही चीज़ हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए भी कर सकते हैं, बस वो ग्राफ की पोजीशन चेंज होगी और वहाँ पर भी हम स्लोप निकाल के हमारे रेट्स निकाल सकते हैं। नाउ बात आती है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट को। तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसी है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट कैसा है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर 5 फैक्टर स्टडी करेंगे, दैट आर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि हम जैसे ही जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी किसी रिएक्टेंट की, उतना ही फास्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल मतलब ज़्यादा रिएक्ट करने की टेंडेंसी। तो जितनी फास्ट मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होने के चांसेस हैं, मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का रिएक्ट करने की जगह जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। द बिगर द टोटल सरफेस एरिया द हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें पता है कि जो हम किसी बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है।
अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सेम है लेकिन पार्टिकल जो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल होंगे वो बिगर सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, तो छोटे पार्टिकल होंगे तो हमारा रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उन्हें, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा कोलिजन होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। इनफैक्ट अगर हम इतना ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी सिस्टम का तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनके टकराने की, उनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हाइयर द प्रेशर हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये केस तभी अराइज होता है जब हम गैसियस रिएक्टेंट की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड रिएक्टेंट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा प्रेशर का। जब गैसेस की बात कर रहे हैं तभी प्रेशर का अफेक्ट होगा। फिफ्थ फैक्टर इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या कहता है, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। टेम्परेचर इफेक्ट का एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है हमारे पास, ये कर्व देख रहे हैं हम, कोलिजन एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, और यहाँ पर एक लाइन है, डॉटेड लाइन जो हमें दिख रही है, EA एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम देख रहे हैं कि टाइम T2 पे जो रेड लाइन है उसमें क्या है, EA से आगे का ज़्यादा मॉलिक्यूल है फ्रैक्शन, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास इनफ एनर्जी है टू एक्टिवेट, है ना। और ब्लू लाइन को देखोगे तो क्या हो रहा है, वहाँ पर EA के आगे कम एरिया है, कम एरिया है मतलब कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास EA से ज़्यादा एनर्जी है। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सके। यहाँ पर T1 किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को, T2 भी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, पर T2 क्या है, ज़्यादा है। T1 कम टेम्परेचर है, T2 ज़्यादा टेम्परेचर है। और हम देख रहे हैं कि T1 के लिए क्या है, T1 का अगर हम कर्व बनाएं तो एक्टिवेशन एनर्जी से, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है वो कम है अमाउंट में। लेकिन अगर हम T2 के लिए ग्राफ देखें तो वहाँ पर क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है वो ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी तो हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन होगी, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उधर। तो हमने अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर लिया है यहाँ पर। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप सबको समझ आई हो। थैंक यू।